नमस्कार, आप देख रहे हैं अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आश्चर्य है कांग्रेस पर जो अपने माननीय विधायकों की निष्ठा पर इस वक्त पहरा लगा रही है। अटेंशन उन रणनीतिकारों को जो बंद कमरों में बैठकर अपनी पार्टी की लुटिया डुबोने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आज अटेंशन में बात सिर्फ हरदा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के उस कबूलनामे की नहीं होगी जिसने कांग्रेस की गुटबाजी को बेनकाब किया है। आज बात होगी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के उस महासंग्राम की, जिसकी वजह से भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा 7वें आसमान पर है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा का वैसे तो गणित बहुत सीधा है। बीजेपी के पास 164 विधायक है और कांग्रेस के पास 64। संख्या बल कहता है कि बीजेपी 2 सीटें आसानी से जीतेगी और कांग्रेस अपनी 1 सीट बचाने के लिए 58 विधायक जुटा लेगी और जो उसके पास हैं। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। तभी तो अजय सिंह राहुल भैया बयान देते हैं कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ इतना ठीक है तो फिर कांग्रेस के भीतर इतना खौफ क्यों है। राहुल भैया ने हरदा में सरेआम कहा कांग्रेस कभी बीजेपी से नहीं हारी, अपनों से हारी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव के इस नाजुक मोड़ पर भी अपने ही लोग खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। और अब जरा कड़ियों को जोड़िए। एक तरफ 18 जून को राज्यसभा की अग्नि परीक्षा है, तो दूसरी तरफ अजय सिंह की गंभीर चेतावनी कि 2028 का चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी मौका है। सवाल बड़ा है कि जो पार्टी राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट बचाने के लिए अपने विधायकों के टूटने के डर से कांप रही है, वो 2028 में बीजेपी की विशाल चुनावी मशीनरी का मुकाबला कैसे करेगी। तो क्या कांग्रेस का यह अंदरूनी दिमाग राज्यसभा चुनाव में पार्टी की लुटिया डुबो देगा? इसी वक्त करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यदि हम संगठित रहे तो फिर कोई ताकत नहीं हम लोग बढ़ा। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजय सिंह का ये बयान अब पार्टी के भीतर नई चर्चा को जन्म दे रहा है। हरदा में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान अजय सिंह ने साफ कहा कांग्रेस बीजेपी से कम, अपनों से ज्यादा हारती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी माना कि पार्टी कई बार अपनी बात अपनों के बीच प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाती। अब उनके इस बयान को सिर्फ आत्ममंथन नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव, निकाय चुनाव और 2028 की तैयारी के बीच ये बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा भी जोरों पर है। समय आ गया है हम लोग सबको इकट्ठा होकर, संगठित होकर कांग्रेस को मजबूत करने का समय। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यदि कांग्रेस के लोग अपनी बात अपने लोगों के बीच में मजबूती के साथ करेंगे, अपने आप हम लोग जीत। ऐसा माना जा रहा है कि अजय सिंह के ये बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए नसीहत नहीं था, बल्कि पार्टी नेतृत्व को भी एक संकेत था। क्या उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बड़े फैसले कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहने चाहिए? क्या टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी रणनीति तक सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की जरूरत है? इधर बीजेपी ने अजय सिंह के बयान को हाथों हाथ लपक लिया। बीजेपी का कहना है अजय सिंह खुद वर्षों से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के शिकार हो रहे हैं और उनका दर्द अब सार्वजनिक रूप से सामने आ रहा है। देखिए, अजय सिंह जी निश्चित ही कांग्रेस के अपनों से सदैव प्रताड़ित रहे और ऐसे में निरंतर उन्होंने अपनों से ही मात खाई है। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पे अपना काम करती है, पर ये जो अजय सिंह जी की पीड़ा है उस पर निश्चित ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को और मध्य प्रदेश और दिल्ली के आला कमान को चिंता करनी चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव को करीब 2.5 साल होने को है, लेकिन अभी तक कांग्रेस किसी एक नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पाई। कमलनाथ कहते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो हारे, तो कई कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि लाडली बहना योजना उनकी हार की वजह रही है। और अब अजय सिंह कह रहे हैं कि उन्हें अपनों ने हराया।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कांग्रेस अभी तक हार का एक स्पष्ट कारण क्यों नहीं तय कर पाई। खैर, अजय सिंह का बयान कई राजनीतिक संदेश छोड़ गया है और उनके जवाब जो भी हों, लेकिन इतना तय है, अजय सिंह के शब्दों ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बीजेपी ने तो अपने 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस में ये डर क्यों है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी के साथ। बहुत स्वागत है मोदी जी आपका। नमस्कार। मोदी जी, बीजेपी ने तो 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, लेकिन सवाल यही है ना कि अभी तो आखिरी दिन है नहीं, अभी तो हो सकता है कि एक सीट पर और बीजेपी तैयारी करके रखी हो कि देखें कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है और फिर अपने पत्ते खोलें। लेकिन ये जो डर कांग्रेस के नेताओं में, कभी उमंग सिंगार का बयान आ जाता है कि हमारे विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं, कभी जीतू पटवारी का बयान आ जाता है, कभी गाये बेगाये कमलनाथ कुछ बोल देते हैं, और अब अजय सिंह भी कह रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश में जो है हम अपनों से हारे हैं। तो ये डर किस बात का हो, और एक सीट के लिए आप अपने पूरे 62-64 विधायकों को संदेश पत्र के घेरे में ले आते हैं कि ये बिक सकता है, ये बिक सकता है, और जो नहीं बिक रहा तो हो सकता है उसकी भी तमन्ना जाग जाए कि हो सकता है यार मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया तो मैं ही संपर्क कर लूं। इसमें ऐसा है, अब जो परिदृश्य सामने आ रहे हैं वो ये तो दिखा रहे हैं कि विपक्षी लोगों में बौखलाहट भी है और एक असमंजस का, हड़बड़ी का माहौल भी है जी। अभी कलकत्ता में हमने देखा टीएमसी बाहर हुई है, ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ और वहाँ 2 फाड़ हो गए और पता चला कि एक ने अलग अपनी स्थान ग्रहण कर लिया और बाकी सब कुछ टीवी पर है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, निश्चित में बीजेपी ने बारी मार दी है, इसलिए तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का नाम सामने कर दिया है। अब जैसा आपने सवाल उठाया तीसरा नाम, तो तीसरा नाम बीजेपी ने ये नहीं कहा कि तीसरा नाम हम नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, उसने असमंजस का माहौल खत्म कर दिया कि हमने तो भाई हमारे 2 श्योर है तो 2 हमने फेंक दिए सामने आपके, अब इनको हरा सको तो हराओ। अब है क्या कांग्रेस का, अब कांग्रेस को यदि बहुत अच्छा सेफ गेम खेलना है तो कांग्रेस को 12 बजे से पहले अपनी स्थिति बहुत अच्छी जाहिर कर देनी चाहिए, तो वो संदेश दे पाएगी कि हाँ हमारे यहाँ असमंजस का कोई माहौल नहीं है और हम ये अपनी सीट निकालने जा रहे हैं। अब देखना ये भी है कि कांग्रेस करती क्या है। भाई एक तो ये कि उसको क्लियर मालूम है मेरा एक ही आदमी जीतेगा, यदि जीता तो क्या 2 पे हमें लोकतांत्रिक स्तर पर प्रतीकात्मक फाइट करनी चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो निश्चित है लोकतांत्रिक ही प्रक्रिया होगी वो भी, तो फिर बीजेपी का एक रोतर चेहरा देखने को मिलेगा, वो तीसरा प्रत्याशी फिर अपना निर्णायक ही लेके आएगी, ऐसा भी हो सकता है जी। जहाँ तक तीसरे की बात है तो जो अमृतसर से आते हैं रजनीश, तो मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि एक साधारण कार्यकर्ता, हम और आप उनसे ऐसे मिलते रहे जैसे एक मित्र है, चाय पीने का भी खड़े खड़े किसी गुमटी पर, ऐसे व्यक्ति को सामने लाना भी बीजेपी का एक अच्छा कदम माना जा रहा है। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता छोटा हो भले ही वो भी कर सकता है, मेरा भविष्य उज्ज्वल है। अब रही अजय सिंह जी की बात, तो अजय सिंह की बात ये सही है, वो अपनों से ही आ रहे हैं, वो ये बात वो पार्टी के बहाने से दरअसल अपनी पीड़ा बोल रहे हैं। बीजेपी ने उनको हराया है वो अलग मैटर है, क्यों हरा पाई, क्योंकि कांग्रेस कमजोर थी, कांग्रेस में फूट थी और कांग्रेस के लोगों ने अजय सिंह को अपने घर में हराया है। तो ये चीज को लेके थोड़ा सा कांग्रेस असमंजस है। सज्जन सिंह वर्मा कह चुके हैं इस सीट को बचाना बड़ा ये तो हमने देखा ही था कि नारायण त्रिपाठी के कारण उनको चुनाव हारना पड़ा। लेकिन ब्रजेश जी बात वही है कि जो बात राहुल गांधी कहते हैं, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, बैंड के घोड़े, रेस के घोड़े, अजय सिंह भी कह रहा अपनों ने हारा, तो भैया नाम बता दो ना कि वो अपना कौन था। कमलनाथ था, दिग्विजय सिंह था, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, या वो खुद या कोई और, तो उसको सबसे पहले उसकी विदाई करो और फिर चिंता कर लो एक सीट की। और जो बार बार बीजेपी, अब तो एक दबाव और बन गया कि बीजेपी ने तो एक साधारण कार्यकर्ता, जो मोदी जी ने भी कहा, आप हम भी जानते हैं रजनीश अग्रवाल को, कि प्रदेश मंत्री हैं 2 बार के और उनको मौका दे दिया। अब तो कांग्रेस को सोचना होगा कि वो कब तक कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव या और तमाम बड़े नेताओं के पल्लू से चिपकी रहेगी। उनको भी तो कार्यकर्ताओं की चिंता करना चाहिए या करना पड़ेगी। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर करना चाहिए। हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि बीजेपी किस तरह से चौंकाती है और किस तरह से संदेश देती है।
देखिए उन्होंने दोनों ही मामले में 2 उम्मीदवार मध्य प्रदेश से घोषित किए हैं, दोनों में उसने महत्वपूर्ण संदेश दिया। तरुण चुग, विद्यार्थी परिषद, आरएसएस से आए, पंजाब में चुनाव लड़ना है तो जिस तरह से अकाली दल से अलग हुए तो अमृतसर से वो हैं, तो आप देखिए वहाँ लगातार बीजेपी को मजबूत करने की दिशा में उनका यहाँ से चयन होना। बोलो भगवत मान की सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, भ्रष्टाचार की राजधानी कहते रहे हैं, और अब वो दिल्ली में आएंगे तो निश्चित तौर पर वो सरकार को और कटघरे में खड़ा करेंगे। अभी उन्होंने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया है वहाँ पर। तो आप देखिए तरुण चुग का नाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नाम रजनीश अग्रवाल का। तरुण चुग के चयन से भी एक संदेश गया है और रजनीश अग्रवाल के से भी संदेश गया है कि किस तरह से संगठन के व्यक्ति को आगे लाते हैं। तरुण चुग भी संगठन में आप देखिए उनको जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया, लद्दाख का प्रभार दिया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और उन्होंने करके दिखाया संगठन में। तो संगठन में जो आदमी काम कर रहा है, यदि कोई एक कार्यकर्ता को सीधा संदेश है कि संगठन का व्यक्ति बेहतर काम करता है, तो आप देखिए उसको किस तरह से उसे चौंका दिया जाता है। नाम हो सकता है रजनीश अग्रवाल को ही पता ना हो कि उनके नाम पर, लेकिन हमने देखा ना रजनीश अग्रवाल जो जावली बनाई गई थी बाद में अनिल 2003 से लगातार वो संगठन में किस तरह से पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। चाहे वो जन अभियान परिषद की बात हो, चाहे जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की यात्राओं की बात हो, मां भारती के जन दर्शन यात्रा आशीर्वाद, आप देखिए लगातार वो पर्दे के पीछे बैठ के काम करते रहे। किसी पर्दे कोई वास्ता नहीं। बड़ी मतलब जब प्रवक्ता थे तब भी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे। आप देखिए पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं, अच्छे वक्ता हैं, वो प्रवक्ता रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए किसी गुट से उनका नाता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि रजनीश अग्रवाल किसी गुट से हैं, शिवराज जी गुट से हैं, मोहन यादव जी गुट से हैं, कैलाश विजयवर्गीय, वो संगठन के आदमी हैं। विद्यार्थी परिषद से लेकर यहाँ तक जब वो पहुंचे हैं तो संगठन में जो उनकी पकड़ है, संगठन की जो कार्यशैली वो जानते हैं, निश्चित तौर पर उसका उन्हें पुरस्कार मिला है और मिलना भी चाहिए। रही बात कि अब कांग्रेस में, तो कांग्रेस के पास निश्चित तौर पर जो आपने कहा मनोज जी, एक नैतिक दबाव तो है, लेकिन वहां दबाव नैतिक तब होगा कि इस तरह से चौंकाती तो बीजेपी हमेशा रही है। तो क्या कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को भेज दिया? क्या इन दोनों नामों का ऐलान होने के बाद आप उम्मीद करते हो कि कांग्रेस में भी ऐसा चौंकाने वाला नाम आ जाएगा? निश्चित तौर पर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता दूसरा है ना, वहां हो सकता है कि भाई दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव या जीतू पटवारी, इनमें से कोई नाम ना आए तो फिर चौंक सकता है आदमी। हाँ, कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन जिस तरह से वह माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं कि साहब वो क्या संकेत दे रहे हैं, सीधा यही दे रहे हैं ना कि जो ऊपर बैठता है एक तरफा उसकी चलती। कमलनाथ जी आ गए, उनने चलाई, सुरेश पचौरी आए थे, उनने चलाई, जो ऊपर बैठता है वो चलाता है। सबसे राय शुमारी नहीं होती, यानी चर्चा नहीं होती, तो वो किस पर निशाना साध रहे हैं? निश्चित तौर पर संगठन पर निशाना साध रहे हैं, मौजूदा नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कमलनाथ ने निशाना साधा था कि एजेंडा नहीं मिलता है, दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा था कि हाँ बैठकों की जानकारी नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है उसका असर निर्णय पर होगा। और ये तो मुझे बड़े आश्चर्य होता है जब कमलनाथ या कोई नेता कहता है एजेंडा नहीं मिलता। भाई सबको पता कांग्रेस का एक सूत्रीय एजेंडा उसके नेता का, अपने पट्टों का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने पर ध्यान रखो, फिर पार्टी। तो यही तो नुकसान है ना कांग्रेस का। जो यदि आपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी होती तो आपको कार्यकर्ताओं का चयन करना होता, ये नाम नहीं चल रहे होते। वहां होता कि कोई भी कार्यकर्ता जा सकता है, लेकिन आप उदाहरण दे दीजिए, टिकट की बारी आती है तो कौन देता है? पट्टों को टिकट देते हैं। क्षेत्र बढ़ जाते हैं कि भाई ग्वालियर चंबल किसका है, बुंदेलखंड किसका है, मध्य किसका है, और जैसे आप बघेलखंड किसका है, तमाम क्षेत्र बढ़ जाते हैं। और जहां कोई नहीं है, जैसे ग्वालियर चंबल खाली है, तो वहां सब दौड़ लगा रहे हैं, वो अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गुटबाजी है वह नाम तय कर दिए जाते हैं। कार्यकर्ता जो लगातार काम कर रहा है उसको टिकट नहीं दिया जाता। आप देखिए अपने कार्यकर्ताओं पर कैसे सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनको लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा और तमाम तरह की उपमाएं दी जाती। और जो कांग्रेस के असली कार्यकर्ता हैं, आप देखिए कि पचौरी जी के साथ नहीं गए कुछ लोग जो उनके समर्थक माने जाते थे, सिंधिया के साथ नहीं गए जो उनके समर्थक माने जाते थे। तो आप उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या उनको लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े और संदिग्ध जो बार बार कहते हैं आस्तीन के साथ, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो तो पार्टी के निष्ठावान व्यक्ति हैं, पार्टी के साथ रुके रहे, लेकिन आप उनको तवज्जो कहां दे रहे हैं? उनको कहीं आपने दिया? राजीव सिंह थे, सुरेश पचौरी के आदमी थे, आपने किनारे कर दिया, उनको कोई जिम्मेदारी दी? वो नहीं गए ना, मंच से घुरकर वो गंभीर घायल हुए, मतलब मौत के मुंह तक आदमी पहुंच गया, मौत के मुंह तक पहुंच गया आदमी, आपकी पार्टी के साथ जुड़ा रहा। लेकिन आप क्यों किनारे कर रहे हो? क्या आपको उनकी जो विश्वसनीयता उस पर संदेह है? पार्टी के व्यक्ति हैं, संगठन के व्यक्ति हैं और कांग्रेस के प्रति निष्ठा रख रहे हैं, वो लोग आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, तो कांग्रेस का भला कैसे होगा? वही तो इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में चयन वही होगा जो उन्हीं में से, बीच में से, जिनके हम नाम कह रहे हैं। वहां कोई चौंकाने वाले नाम की उम्मीद
कम है। वही तो मैंने कहा ना कि ये सब इनमें से नहीं आया तो चौंक सकते, लेकिन बात मोदी जी यही है, ये जो सारी चीजें सार्वजनिक मंच पर अलग अलग नेता बोल रहे हैं, पार्टी फोरम है, शनिवार को एक बैठक बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है भोपाल में, जीतू पटवारी रहेंगे, प्रभारी हरीश चौधरी है, उमंग सिंगार है, तमाम बड़े नेता रहेंगे, उस पर अपनी बात रखना चाहिए। अपनी शंका है तो भाई बता देना चाहिए कि भाई हमको ये शंका है कि इन लोगों पर शंका है, तो आप उस हिसाब से उनकी तैयारी करके रखिए। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से कभी इसको कटघरे में कभी उसको कटघरे में एक तीर चलाते रहते हैं आप हवा में, कि कोई ना कोई तो उड़ता तीर ले ही लेगा। कांग्रेस में तो ये हाल है, और जिन पे संदेह है उन पे निगरानी रख उन पे निगरानी रख लो। हाँ, इसमें है वो ये रहा है कि जो नाम की बात है, तो नाम तो देखो खुल्लम खुल्ला अब आला कमान के सामने है। दिग्विजय सिंह जी ने अजय सिंह के लोगों के नाम दे दिए, अजय सिंह ने कमलनाथ के लोगों के नाम दे दिए, कमलनाथ ने जीतू पटवारी के नाम दे दिए। मतलब कुल मिला के अभी एक दूसरे को खो दे रहे हैं। यहाँ खो खो का खेल चल रहा है। अब बात आती है कि सेकंड लाइन क्यों नहीं, तो सेकंड लाइन का मतलब होता है भाई इन्होंने अपने विधायकों को खुद ही ने बिकाऊ माल बोल दिया है, और जब बिकाऊ माल बोल दिया तो आप तय माने जो शैली कांग्रेस की है वो यही है कि जब हम बिकाऊ है ही हैं तो फिर कीमत आप खुद ही लगा लो। जब आप सब कुछ क्लियर है, बीजेपी ने क्लियर कर दिया, हम 2 आज उतार रहे हैं, मतलब तीसरी सीट खाली है तुम्हारे लिए अब। बिल्कुल। आज तुम किसको चाहो उतार मोदी दो, जी जितना कीमत भी भी वही बता देते हैं। उमंग सिंगार कहते हैं कि इतने का ऑफर आया, कोई बस कहता है इतने का ऑफर आया। रेट सबका रेट कार्ड अलग अलग है, बस कोई 50 बताता, कोई 25, कोई 5। हाँ, नहीं तो ये आप बिल्कुल यकीन माने ये रेड कोड इनकी पार्टी में भी चल रहा होगा। भाई जब ये सब चीजें चल, क्यों नाम तो सबके साथ कहीं ना कहीं ऊपर हो ही जाते हैं, कितने भी गुप्त नाम हो। कभी तुमने मेरा नाम वहां दिया है, मैं बेकार बोल रहा हूँ, तो एक काम करो अब तुम भी मेरा रेगुलेशन लगा लो, और तुम्हें मुझे मेरा वोट चाहिए तो आप क्या माने ये सब हो रहा है। और यही कारण है तीसरा नाम नहीं आ पाया है, और वही प्रत्याशी बनेगा जो इन सबको मैनेज कर पाएगा, जिनको क्रॉस वोटिंग की आशंका है, जो लोग आत्मा की बात पे वोट कर सकते हैं, आप तय मानिए। और यही कारण है कि हम उन्हीं नामों में उलझे हुए हैं, अरुण यादव, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, क्योंकि यही लोग मैनेज करें तो करें, वरना नई पीढ़ी में हाँ इतना तय है, रजनीश अग्रवाल का जो नाम है वो एक युवा व्यक्ति का नाम है, इसने भाई जो कांग्रेस के नाम है तो भलाई तो सत्ता की उन्होंने छानी, बेचारी नई पीढ़ी तो 20 साल 25 साल और सत्ता से बाहर है, तो यही लोग हैं जो खर्चा कर सकते हैं एकजुटता के लिए। नया आदमी तो ना उसने कमाया ना खर्चा करेगा, न खर्चा करेगा वो। अरुण यादव को भेज देना चाहिए ना, शांति से बैठे कह रहे थे कि मेरी फसल काट ली है कमलनाथ जी ने, तो भैया अब उनकी फसल का उनको मुआवजा मिल जाना चाहिए, तो एक क्षेत्र में भी कम से कम कांग्रेस सक्रिय हो जाएगी, वो सक्रिय हो जाएंगे। अभी तो पता ही नहीं। और अब तो राज्य सरकार ने कह भी दिया है कि जिस प्रकार की जमीन पे 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अब वो तो मुआवजा, क्योंकि कांग्रेस का आला कमान मुआवजा तय करे तो उनकी बात बने, वरना स्थिति तो ऐसी है इस वक्त कि देखो दिग्विजय सिंह का पीछे जाना, मैं ये नहीं मानता कि उनकी राजनीतिक आकांक्षा खत्म हो गई है। दिग्विजय सिंह बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं कांग्रेस के और राजनीति के, वो जानते हैं कि अब इस बार का चुनाव लड़ने का मतलब है अपयश को अपने हिस्से में लेना, और होना जाना कुछ नहीं है, बड़े भारी अंतर से नुकसान को झेलना। अब नुकसान किस चीज का आप भी समझ रहे हैं भाई, दो बड़े लोकसभा चुनाव हार ही चुके हैं, एक बार भोपाल में, एक बार गृह क्षेत्र राजगढ़ में। बिल्कुल सही बात है। अब इस चुनाव को मैनेज करना हल्का फुल्का नहीं है कांग्रेस के लिए, अपने विधायकों वो तो सुरक्षित होगा ना, राज्यसभा चले जाएंगे, चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ेगा फिर। लेकिन ये तो तब है ना जब बीजेपी तीसरा कैंडिडेट ना उतारे, लड़ाई तो वही है ना। लेकिन ये हो रहा है कि आपको मैनेज बीजेपी के नहीं करने का, वो तो आ ही नहीं रहे आपके पास, सत्ता के साथ है, वो सुरक्षित भी है। दरअसल आपको अपने विधायक ही मैनेज करने हैं। अब ये कांग्रेस में खुल्लम खुल्ला चल रहा है इस टाइम कि अपने विधायकों को मैनेज कर लो, क्योंकि आपने खुद उनको बिक्री सामान बोला है, ये बिक्री का सामान है, तो बिक्री का सामान है तो वैल्यूएशन लगा, उनका पेमेंट करो, अब वो किस रूप में करना है और वोट ले लो हमारा। अब बस ये तय करना कि आउटलेट किसका होगा, किस नेता के आउटलेट से बिक्री होनी। लेकिन ब्रजेश जी ये जो कुल मचा है कुल मिला के, फिर एक बार बार जो कहावत बोलते हैं ना कि फिर मजबूरी का नाम दिग्विजय सिंह या कमलनाथ। निश्चित तौर पर मनोज जी, मैंने कल भी इस कार्यक्रम में कहा था कि 2 ही ऐसे विकल्प हैं कि जिनके नाम पर ये जो गुटबाजी चल रही है, जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, इन दोनों में से, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, इन दोनों में से चयन होगा तभी एकजुटता बरकरार रहेगी, क्योंकि दोनों के पास ही समर्थकों की लंबी फौज है और दोनों ही सक्षम है साधने के लिए। लेकिन यदि आप अरुण यादव को भेजते हैं तो क्या कमलनाथ जी के समर्थक उनको वोट दे पाएंगे? मीनाक्षी नटराजन को भेजते हैं तो क्या क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? निश्चित तौर पर यदि जीतू पटवारी को भेजते हैं तो उनके अपने पक्ष में कितने हैं,
वो जब से अध्यक्ष बने उनके खिलाफत करने वाले बहुत हो गए संगठन में। तो कहीं ऐसा ना हो कि उमंग सिंगार और भाई इंदौर उनके गृह क्षेत्र में उनके पार्टी कार्यालय में उनके खिलाफ पोस्टर लग गए, और इससे बड़ी गुटबाजी तो वही तो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उमंग सिंगार उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग करवा दें जो गुटबाजी है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक बड़ा संकट है। उन्हें एकजुट रखना है अपने विधायकों को, और एकजुट रखने के लिए अभी उनको एक ऐसा चेहरा चुनना है। उनको राजनीतिक संदेश नहीं देना कि हमको कार्यकर्ताओं को हम ला रहे हैं आगे, उनको ये संदेश देना है कि हमारी पार्टी के तमाम विधायक हैं, एकजुट हैं। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल से खबरें आई हैं, वो भी कहीं ना कहीं डराने वाली होंगी, मेरी कुर्सी मजबूत बनी रहे। हाँ। क्योंकि अब तो थोड़ा राहुल गांधी ने भी साहस दिखा दिया, केरल में सतीशम या कर्नाटक में डीके शिवकुमार के बाद तो शायद जो बुर्जुआ नेता है उनके लिए भी एक संदेश हो गया होगा। तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में भी एक हिम्मत दिखा देनी चाहिए मनोज जी। साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। यदि उनके 10 विधायक भी कम हो जाएंगे आज की तारीख में तो क्या नुकसान हो रहा है। ऐसे ही आप नेता विपक्ष में 28 के पहले चुनाव लड़ना नहीं है, 28 से पहले चुनाव लड़ना नहीं है आपको। तो एक बार जो आप तलाश कर रहे हैं, लंगड़े घोड़े हैं, बारात के घोड़े हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो फूल छाप जिनको कहते हो आप कांग्रेसी हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको अगले उसमें कम से कम चुनाव में टिकट देने के समय तो पता रहेगा कि इनको नहीं देना आपको। लेकिन तो मुझे लगता है दाव चल ही देना चाहिए। लेकिन एक डर है ना, जो कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर कांग्रेस के अस्तबल से इसी प्रकार से घोड़े निकलते रहे तो वो समय दूर नहीं है कि फिर उसमें खच्चर और गधे ही बचेंगे। अब ये हम नहीं कह रहे, कपिल सिब्बल ने जो कहा मैं उसको उद्धृत कर रहा हूँ। अरे कपिल सिब्बल की बात मानेंगे तो मत भेजिए, फिर ऐसे ही आप आशंका व्यक्त करते रहिए, या आप ये कोशिश कीजिए ना कि आपके अस्तबल में नए घोड़े आए, और यहाँ पे लेकिन उसके लिए अस्तबल भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना। हाँ तो देखो अस्तबल तो एक तरह से हम कांग्रेस का बड़ा ही मानते हैं मनोज जी, कि यदि मध्य प्रदेश में उनके अस्तबल से कुछ लोग चले जाएंगे तो तीसरा विकल्प नहीं है उनके पास। जाएंगे बीजेपी में, तीसरा विकल्प नहीं है, तो कांग्रेस के अस्तबल में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। नहीं तो वो अपने नए घोड़े तैयार कर सकते हैं, उनको मजबूती से, उनके पास टाइम रहेगा, अभी तो समय है ना उनके पास। एंड टाइम पे जो अस्तबल के घोड़े चले जाएंगे तो उनकी जगह विकल्प बनाने में उनको समय लग जाएगा। तो अभी मौका है, अभी उनको दाव चल देना चाहिए कि जिनको जाना, जैसे कहते हैं ना जीतू पटवारी कि हम जमीन समतल कर रहे हैं, जिनको जाना चले जा। तो एक बार और देख लेना चाहिए कि कौन जाने वाले हैं, चले जाएं। 10 विधायक कम होंगे, 5 कम होंगे तो क्या सहक पर फर्क पड़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का तमगा तो छिन नहीं जाएगा, वो तो आप रहोगे ही। 10 जगह आप अपने नए लोग तैयार कर सकते हो। बीना में आपको तैयार करना ही चाहिए। जब आपको संदिग्ध हैं, आपको टिकट दोगे नहीं आप निर्मला सप्रे को, तो वहां तैयार कीजिए। इसी तरह बाकी की जगह तैयार कीजिए आप। दतिया है। तो मुझे लगता है कि अभी मौका है कांग्रेस के लिए, वो दाव चल जाना चाहिए, देख लेना चाहिए। सीट में बचती है नहीं बचती वो अलग बात है, राज्यसभा में 1 कम होगी, वैसे भी कम है, लेकिन यह पता चल जाएगा कि अगले चुनाव में 2028 में कौन धोखा देने वाला है, तो साफ हो जाएगी तस्वीर, और कौन कितने पानी में है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाले दिन बेहद हलचल भरे होने वाले हैं। अजय सिंह राहुल भैया ने हरदा में जो कड़वा सच बोला है वो सिर्फ कांग्रेस का अंदरूनी दर्द नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जिसे नज़रअंदाज करना कांग्रेस के वजूद को मिटा सकता है। सवाल आज सिर्फ 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की एक सीट का नहीं है। सवाल मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की साख और उसके भविष्य का है। अगर कांग्रेस वक्त रहते अपनों के घात और इस अंदरूनी दीमक का इलाज नहीं ढूंढ पाई तो यकीन मानिए 2028 का आखिरी मौका आने से पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कहानी हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। और भाजपा की नज़र इस वक्त कांग्रेस को उसी कमज़ोर मोहरे पर है जो जरा सी हवा लगते ही पाला बदलने को तैयार बैठा है। अब देखना यह है कि 18 जून को कांग्रेस एकजुटता का इतिहास रचती है या फिर इतिहास खुद को दोहराता है। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।